नमस्कार। सत्येदनी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। बजट आ गया है। उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था। आपने काफी कुछ बजट के बारे में जाना होगा। अपने अपने हिसाब से इकोनॉमिस्ट इसकी वो करते हैं, विवेचना करते हैं। अखबारों में अपने अपने आप जानते हैं कि अगर अखबार पढ़ेंगे तो एक साइड बताएगा, एक एक अखबार की का हेडलाइन है, अमृत काल की ऊंची उड़ान। और पूरे अखबार से लग रहा है कि सब कुछ गजब का हो गया, दुनिया बदलने जा रही है इस बजट के बाद। तो क्या हो जाएगा पता नहीं। दूसरा अखबार देखेंगे तो कुछ और कहेगा। ये देश की स्थिति है कि या तो हम उधर हैं या इधर हैं, बीच में कहीं नहीं है। हमें सोचने में भी अपने को कई बार होता है कि आप इसको गौर से, चीजों को सम्यक भाव से अगर नहीं देखेंगे तो आपका अपना जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके, वो शायद सही नहीं रहेगी। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि इसको सम्यक भाव से समझे, ना उस साइड का समझे ना इस साइड का समझे, और ये ना समझे कि एक साइड पूरी का पूरा खराब है और दूसरा साइड बहुत अच्छा है, या दूसरा साइड बहुत अच्छा है बहुत खराब है, पहला साइड बहुत अच्छा है। लिहाजा आपने इतना कुछ तो देख लिया होगा बजट के बारे में। एक साल आगे क्या होगा, बजट होता क्या है, अगले साल का हमारी आमदनी कितनी होगी सरकार की, और सरकार उसको खर्च कैसे करेगी, यही होता है बजट। चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो ये कोशिश होती है, सरकारों से अपेक्षा होती है कि वो जो भी करेंगे उसमें जन कल्याण उसके मूल में होगा। लिहाजा वो योजनाएं बनती हैं। अब भारत में हुआ क्या है कि 5 साल के बाद सरकार बदलती है। अब तो जल्दी जल्दी भी बदलने लगी है। पिछले 2 साल से दो बार में कम हुआ है, वरना सरकारें, आप याद करिए कि किस तरह से बदली। एक एक दौर आया तो, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट आने लगी। कांग्रेस ने स्टेबल गवर्नमेंट चलाई, यूपीए 1 यूपीए 2, मोदी 1 मोदी 2। अब 5 साल की सरकार होती है तो हम उन प्रोजेक्ट्स पे खर्च नहीं करना चाहते जिनमें लॉन्ग टर्म, जिसका जेस्टेशन पीरियड। उदाहरण के लिए, भारत में आज भी सिंचित एरिया 40% ही है। क्या वजह क्या है? 70 साल का विकास, और कहा जाता है भारत महान हो गया, विश्व गुरु हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। यही बातें कांग्रेस भी हमसे कहा करती थी। 70 साल में हमको बताया गया कि साहब क्या कया, मतलब कमाल हो रहा है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि सिंचित एरिया भारत में सिर्फ 40% है, बाकी सिंचित नहीं है। मतलब कि आपने इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दी है। तो किया क्या है? अब वो इंद्र भगवान के भरोसे होता है कि इंद्र भगवान जब चाहेंगे तो वो किसान रोजी रोटी अपनी कमा पाएगा, अगले साल उसके बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर इंद्र भगवान नाराज हैं तो नहीं हो पाएगा। ये इसकी दिक्कत है। अब क्यों सिंचाई पे नहीं खर्च हुआ? सिंचाई का जेस्टेशन पीरियड, एक नहर अगर बनेगी और टेल एंड तक पानी जाएगा तो उसमें 15 साल लगेंगे। 3 सरकारें बदल चुकी होंगी। आप जरा सोचिए कि 3 सरकारें बदल चुकी होंगी, कौन सी सरकार है जो कोशिश करेगी कि ये 5 साल में हम ऐसा करें और 15 साल बाद उसका रिजल्ट मिले। लिहाजा इरिगेशन पे कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बनाना है। आप ताज्जुब करेंगे कि जो 1950 में स्थित थी, लाइनें उससे ज्यादा नहीं बनी। 10% ही इजाफा हुआ है रेलवे लाइन में। कौन इस झंझट में पड़े? आज शुरू करेंगे, 5 साल 10 साल हो जाएंगे, तब जाके रेल बनेगा, ट्रेन चलेगी। कौन इस झंझट में पड़े? तो सरकारों की, चूंकि 5 साल में पीरियोडिकल टेस्ट होता है, लिहाजा वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, माइनर इरिगेशन। और यही वजह है कि बिजली में भी हमारे यहाँ जो टोटा रहा, अब तो खैर हम बिजली ठीक ठाक हमारे आने लगी है।
वरना एक लंबे समय तक हम इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट इस वो थे, कंट्री थे। अब इसको जरा गौर से देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म आपको आपको सीड अच्छी क्वालिटी का लाना है, आपको इरिगेशन फैसिलिटी देनी है, आपको प्राइस मैकेनिज्म तय करना है। इतना लंबा काम करेंगे तब तक तो 5 साल बीत जाएंगे, चुनाव आ जाएगा। लिहाजा सरकारों की कोशिश ये रही कि रेवड़ी बांटो, और रेवड़ी जो कह रहा है कि रेवड़ी के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा रेवड़ी उन्होंने बांटी। 5 किलो अनाज रेवड़ी ही है। लेकिन खैर, वो एक अलग मुद्दा है कि आप डायरेक्ट डिलीवरी में आओ, सीधे उसको पैसा देने लगे। एक प्रोसेस है कि डायरेक्ट डिलीवरी अच्छी मानी जाती है, कैश ट्रांसफर आप इमीडिएटली करते हैं। और चूंकि भारतीय समाज पॉवर्टी स्ट्रिकन है, गरीबी का मारा हुआ है, लिहाजा आपको सीधे कैश दे, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। वो अपना जो चाहे खरीदे। दरअसल हुआ ये कि ये जो पॉलिसी थी, ये ब्राजील की है। ब्राजील सबसे पहले डायरेक्ट डिलीवरी में आया, और बोल्सा फैमिलियाज वगैरह जो स्कीम शुरू की, वो डायरेक्ट डिलीवरी का एक प्रोसेस था कि तुम अपने बच्चे पढ़ाओ, इतने रुपया हम तुम्हें देंगे। मोदी ने और नीतीश कुमार ने भी इसको शुरू किया। नीतीश कुमार ने साइकिल देकर शुरू किया, उसके अच्छे परिणाम मिले। मोदी ने वहां पे शुरू किया गुजरात में, इसके अच्छे परिणाम मिले। और ये बात सही है कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही हो तो आप डायरेक्ट डिलीवरी बजाय सीधे कैश ट्रांसफर करें। लेकिन आप ये भूले नहीं कि कैश ट्रांसफर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्योंकि ये याचक भाव वो रखेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये उसका परमानेंट फीचर हो जाएगा, और तब आपको वोट नहीं मिलेगी। वो न देने पे आपके वोट कट सकते हैं। आज 5 किलो अनाज, मोदी सरकार की हिम्मत नहीं कि अब इसको वापस ले सके। जैसे ही वापस लेगी, वो अनपॉपुलर हो जाएगी। किसानों को आपने 6,000 रुपया दिया, ठीक इलेक्शन के 3 महीने पहले अनाउंस किया 2019 में कि किसान सम्मान निधि, और आपने 17 रुपया रोज देना शुरू किया। 17 रुपया से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको याचक भाव में ला दिया। तो ये डेमोक्रेसी में, और खास करके जो इस तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं, उसमें आप गरीबी को इन कैश कराते हैं, इसके लिए कुछ पैसे उसके जेब में डाल देते हैं। दरअसल गौर से देखिएगा तो शराब की बोतल चुनाव की रात को पकड़ाने में और 3 महीने पहले 6,000 की घोषणा करने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि किसान का बच्चा उसे पढ़ नहीं पाएगा, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे। 6,000 रुपए होंगे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं आया। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, डायरेक्ट डिलीवरी से उसको तत्काल राहत तो दे, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सेक्टर है, खास करके हेल्थ और एजुकेशन है, उसमें आप कतई कोई कोताही ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बिल्कुल ना करें, भले उसका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा हो। अब की बार का बजट, एक चीज बहुत साफ है कि मोदी ये जानते हैं कि 24 में वो आएंगे। लिहाजा ये जो पूर्ण बजट ये आखिरी है, इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको कि लोक लुभावन कहा जा सके। उम्मीद थी, जैसी की आदत है, लेकिन जानते हैं ये क्यों किया है, क्योंकि इसको अभी रोक के ठीक चुनाव के वक्त ये देंगे। ये रेवड़ियां बटेंगी, रेवड़ियां तो वापस होंगी नहीं, रेवड़ियां तो बटनी ही है। तो एन चुनाव पे अभी 1.5 साल पहले क्यों करें। लिहाजा, और आप जानते हैं कि बजट की अब सेंसिटिविटी रही नहीं कि बजट में चीजें आनी चाहिए। आज आप कर सकते थे कि इसको एमएसपी को ये अनाउंस कर सकते थे कि एमएसपी एक कानूनी मकाम हासिल करेगा, एमएसपी देना सरकार की बाध्यता होगी। आपने छुआ भी नहीं एमएसपी, एमएसपी का चर्चा भी नहीं हुआ। आपने क्यों किया ये? आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव आएगा, खास करके आम चुनाव, उस समय आप हर चीज की एमएसपी बढ़ा देंगे। ये एक टैक्टिक्स है जो कि मोदी सरकार अपनाएगी। लिहाजा अब की बार बजट में वो कुछ नहीं मिला।
लेकिन बजट की कुछ अच्छी बातें भी है। ये बात सच है कि सब्सिडीज काफी बढ़ी। 3 सब्सिडी हमारे यहाँ मेन होती हैं, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी। इन तीनों को मिला के करीब 5.5 लाख करोड़, एक रिकॉर्ड पैसा खर्च होने लगा। 5.5 लाख करोड़ खर्च हुआ। आप समझ सकते हैं कि 5.5 लाख करोड़ एक बड़ी रकम है जो कि खर्च किया। अब की बार के बजट में क्या किया कि इसको कम कर दिया, फूड सब्सिडीज कम कर दिया, 90,000 करोड़ उससे बच रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम किया, और जरूरत थी इसकी, क्योंकि फूड सब्सिडी आप शाश्वत हमेशा नहीं कर सकते थे। तो आपने क्या किया कि 5 किलो अनाज वाली स्कीम को तो खत्म कर दिया धीरे से, लेकिन अब जो 35 किलो अनाज पे आप दिया करते थे 2 रुपए किलो, वो आपने 2 रुपए किलो लेना बंद कर दिया। कुल मिला के आप ये जो सब्सिडी आपने खत्म की है, इससे आपको करीब 2 लाख करोड़ की आमदनी होने जा रही है, जो कम किया है। और कम किया है, बड़ा वैलिड किया है, क्योंकि सारी सब्सिडी यूरिया में चली जा रही थी। यूरिया में सब्सिडी की वजह से किसान यूरिया ज्यादा खरीदता था, खेत उसका खराब हो रहा था, तो और कोई तरीका नहीं था। तो सब्सिडी आपने अब की बार कम की है, फर्टिलाइजर पे और फूड पे भी किया है। पेट्रोलियम आपको फायदा है, चूंकि आप रूस से ले रहे हैं, लिहाजा ये सब्सिडी भी आप कम कर सकते हैं। तो करीब 2 लाख करोड़ का ये लाभ आपको हुआ। रेवेन्यू में आपको जो खर्च करते थे वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मनरेगा, बहुत लोग बुराई कर रहे हैं कि मनरेगा में पैसा कम कर दिया। अब सोचने के 2 तरीके हैं। आप कैसे सोचते हैं मनरेगा को? मनरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम का मतलब यह होता है कि गांव में जो लोग हैं, उनके इनकम सप्लीमेंट, या यूं कहिए कि वो ऐसे मौकों पे जब रोज कोई काम ना हो खेती का, तो वो ये काम कर सके और उससे एसेट क्रिएट हो। ये कंसेप्ट था जो यूपीए गवर्नमेंट लाई थी 2006। बेसिक कंसेप्ट ये था। मोदी जी, इसके ऐतराज था मनरेगा को लेके, काफी ऐतराज था। मुझसे व्यक्तिगत भी बातचीत हुई एक जमाने में, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा नहीं माना और काफी इसकी वो शिकायत थी। यहां तक कि पार्लियामेंट में जब पहली बार बोले, तब भी उन्होंने कहा है कि मैं मनरेगा खत्म नहीं करूंगा, ये रखे रहूंगा, ताकि हम दिखा सके कि यूपीए सरकार का ये मॉन्यूमेंटल फेलियर था। यहां तक मनरेगा से ऐतराज था। लेकिन मनरेगा ने भारत को सस्टेन किया, मोदी जी की सरकार को भी सस्टेन किया। जब क्राइसिस आई तो मनरेगा में यही मोदी जी 20,000 करोड़ के बजट को 1,10,000 करोड़ तक ले गए। पिछली साल ये करीब 90,000 करोड़ का था खर्च। अब की बार मोदी जी ने इसको कम करके 60,000 करोड़ किया है, तो 30,000 इसमें बच जाएगा। आप देखते रहिए किस तरह से ये पैसे बचाए जा रहे हैं। इसका लाभ क्या है? अब इस पैसे को आप खर्च कैसे करेंगे? तो मोदी जी ने एक समझौता किया। मनरेगा में अगर देते, पैसा बढ़ाते, तो ये बात सही है कि पॉपुलर होता, लोगों को अच्छा लगता, हम ही लोग तारीफ करते, रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलता। लेकिन उसकी जगह मोदी जी ने एक दूसरा तरीका अपनाया। 2 तरह के खर्चे सरकार करती है, उसके 2 उद्देश्य होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें आप रोजाना खर्चों को, जैसे कि तनख्वाह है, पेंशन है, बाकी जो रनिंग कॉस्ट है इस्टेब्लिशमेंट की, इसमें खर्च करते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो आमतौर पे जो अपनी रेवेन्यू है उससे पूरा होना चाहिए। दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होने चाहिए। जैसे ही आपका खर्च बढ़ता है रेवेन्यू के पक्ष में और आमदनी उतनी नहीं होती है, तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक माना जाता है। रेवेन्यू आप ज्यादा खर्च करें, इससे कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन उसी की जगह अगर आप इसकी जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, क्या, और जो डेफिसिट होता है वो फिजिकल डेफिसिट होता है,
और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आप खर्च करते हैं तो उससे एसेट क्रिएट होता है, और ये माना जाता है कि 1 रुपया अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया है तो 2.5 रुपया वो लेके आएगा, 2.5 रुपए का लाभ होगा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 0 होता है। अगर आपने 1 रुपया खर्च किया और 1 रुपया आमदनी है तो 0 होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। सरकार ने एक अच्छी चीज ये की कि अब की बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च बढ़ाया है, और यूं कहिए कि 2 साल पहले 5,91,000 करोड़ होता था, इसको बढ़ा के उन्होंने 10 लाख करोड़ कर दिया है, लगभग डबल कर दिया है। जिसमें कि रेलवे एक्सपेंशन है, जिसमें कि रोड्स ज्यादा करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको लगाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, हम शिकायत के लिए ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने बताइए, जब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है तो आप वहीं के वहीं क्यों नहीं देते हैं जब मनरेगा में। उसकी जगह मोदी सरकार ने ये किया कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने जा रहे हैं, इससे भी जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि इससे जॉब नहीं मिलता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पर इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपीज का है तो उतना नहीं मिलेगा जितना मनरेगा में मिलेगा, लेकिन मनरेगा में एसेट क्रिएशन का जो रेशियो है वो भी तो कम होता है। तो यहाँ पे आपका एसेट, आप जरा सोचिए कि रोड आएगी तो सभी तो चलेंगे उस पर। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और जिसकी जरूरत थी भारत में, और जो सरकार खास करके मोदी सरकार नहीं करती थी, वो रवैया बदला है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। 10 लाख करोड़ करने जा रहे हैं और मनरेगा में कम कर रहे हैं, ताकि वो गांव से हट के शहरों में आए, शहर में रोजी रोटी कमाए। गांव में जो उसको मिल भी रहा था वो बहुत ज्यादा 200 रुपए होता था, और औसत ये माना गया है कि 50 दिन ही साल भर में मिल रहे थे। तो इस तरह से भी मनरेगा को उतना, मनरेगा एक इनकम सप्लीमेंट वो है, प्रोजेक्ट है। इसको हम कोई पूरी तरह से इसी पे भरोसे नहीं रह सकते। मनरेगा तभी जब बाकी एसेट क्रिएशन के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये बेटर माना जाएगा। लिहाजा इस मामले में मोदी सरकार ने जो बजट दिया है, हम ये कह सकते हैं कि वो एक बेटर ऑप्शन था। हम इसकी बुराई नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं, अगर सिर्फ हमें बुराई ही करनी है तो कह सकते हैं मनरेगा का पैसा घटा है, लेकिन मनरेगा का पैसा घटा है तो कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब वो शहर में आके काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी ग्रामीण वर्कर को ऐतराज होगा जब उसको जॉब, वो जाता क्यों है गांव में, जब शहरों में जॉब नहीं मिलता तो वो वापस चला जाता है, एक डिस्ट्रेस की स्थिति में जाता है। लिहाजा इस लिहाज से ये एक बेटर बजट माना जाएगा, जिसमें कि विजन था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यही वजह है कि चूंकि आपका रेवेन्यू, जो खर्च आपने घटाए हैं, सब्सिडी आपकी गलत थी पॉलिसी, अगर आपने उसको रेशनलाइज किया है तो कहीं से गलती नहीं है। उसी तरह फूड सब्सिडी में जो आपका बहुत ज्यादा खराब हो रही थी स्थिति, आपने फूड सब्सिडी को रेशनलाइज किया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो एक तो ये है। अब एक चीज आपको और बताना चाहते हैं, सरकार गलती कहां करती है, ड्रामा क्या करती है। आपने बहुत सारी सुन, पीएम फलाना पीएम फलाना, आप तो नाम भी कम वक्त नहीं, मेरे ख्याल से हिंदी के शब्द कम पढ़ रहे होंगे जितने इन्होंने नाम दिए हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता है। एक आपकी स्कीम सही नहीं रही है, लिहाजा हमें नहीं लगता है कि जो बाकी छोट भैया टाइप की स्कीम दिए हैं उसका कोई लाभ होने जा रहा है। आप एक पॉलिसी फेल्योर देखिए, मिलेट पे ये जार जार रो रहे हैं, कह रहे हैं साहब मिलेट खाइए, मिलेट पैदा कीजिए, बाजरा पैदा कीजिए, और उसके लिए संसद में सारे नेताओं को, सारे पत्रकारों को मिलेट का भोजन कराया गया, बाजरे की बनी रोटी बनाई गई, बाजरा का बना हुआ खीर बनाया गया, तमाम चीजें बाजरे की बनाई गई और खिलाई गई। पॉलिसी लैग कहां करते हैं आप। बाजरे पे आपने यूएनओ में भी दबाव डाला, यूएनओ भी इसको बाजरा दिवस बता दिया, मिलेट ईयर कह दिया है। आपके अपने यहाँ किसान, आप जानते हैं कि बाजरा
औसत पैदाइश जो होती है पर हेक्टेयर वो 12 क्विंटल की होती है, जबकि गेहूं 40 क्विंटल पैदा होता है। वो हिम्मत कैसे करेगा बाजरा की खेती करने के लिए? ये बात सही है कि उसमें पानी कम लगता है, लेकिन वो बाजरे की खेती करेगा क्यों? क्योंकि उसे ये गारंटी नहीं है कि इसकी पैदावार बिकेगी कहां और किस रेट पे बिकेगी। एक तो 1/3 प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसमें लागत कम लगेगी। दो, पानी कम लगता है गेहूं के मुकाबले, वैसे भी पानी कम लगता है बाजरे में, फर्टिलाइजर भी कम लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद 1/3 प्रोडक्शन अगर होता है, तो आप जरा सोचिए कि वो किसान हिम्मत कैसे करेगा जब तक कि उसके उत्पादन के खरीद की जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा है कि हम इस एमएसपी पे, इस रेट पे, या सरकार अगर किसान मिलेट पैदा कर रहा है, बाजरा पैदा कर रहा है, तो हम इसको पूरा का पूरा लेने की गारंटी देते हैं। ये पॉलिसी फेल्योर कहलाता है। कैसे किसान उसके लिए तत्पर होगा कि वो करे? ये एक फेल्योर है जो कि सरकार को भविष्य में भी समझना पड़ेगा। दूसरा, मनरेगा आपने कम कर दिया कॉस्ट। शिक्षा का क्या दोष था? शिक्षा में आपका एक क्या आज भी आपको नहीं, आपने कितने कसीदे काढ़े थे कि ये तो युवा वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या क्या तमाशे आपने उस पे बताए थे। कहां वो युवा है? आप जानते हैं कि हर 5 में से 4 बच्चे मिनिमम एक्सेप्टेबल न्यूट्रिशन, जो स्वीकार्य न्यूट्रिशन का वो है, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो हर 5 में से 4 बच्चे को नहीं मिलता है, सिर्फ एक बच्चे को मिलता है। तो कहां से आप विश्व गुरु गुरु बनने जा रहे हैं? आपने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो अपेक्षित बजट था, क्या आपने वो दिया है? शिक्षा पे तो आपने कम कर दिया। शिक्षा पे और चालाकी क्या करते हैं, जब आपको ये बताना होता, शिक्षा में धीरे से आपने कटौती कर दी और बताया ये कि साहब 2014 में मैंने राहुल गांधी वो यूपीए के पीरियड में जो था उससे हमने दूना कर दिया। अरे भाई साहब, उस समय जो बजट था हमारा वो 18 लाख करोड़ का था, आज 45 लाख करोड़ का है। ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, लिहाजा दूना कर दिया तो सच में वो घटा दिया है। और अब की बार तो आपने शिक्षा में पैसा भी घटा दिया है। आप अक्षम्य, मतलब कि आपने पाप किया है उस जनता के साथ जिसके बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं। इस दौर में शिक्षा ना मिले, स्वास्थ्य ना हो, न्यूट्रिशन, मिनिमम न्यूट्रिशन उसको ना मिले, आप कैसी सरकार चला रहे हैं? और इसी में आप विश्व गुरु भी बन जाते हैं, इसी में आप अमृतकाल भी आपका आ जाता है। आप धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। कम से कम ये धोखा ना करिए। अमृत काल हो चाहे ना हो, रोटी काल तो हो कम से कम। और रोटी सिर्फ भिखमंगे याचक बन के हम ले तुम्हारी, ये कबूल नहीं है। उसका बच्चा शान से स्कूल जाए, उसका बच्चा स्वस्थ हो, ये गारंटी लेने की जरूरत थी। तो मैंने बजट के हर एस्पेक्ट आपको बताए हैं। अब इसको जैसे ले आप, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगे कि ये बात ज्यादा सम्यक है, स्ट्रेट है, तो आप इसे अपने मित्रों से भी चर्चा करें। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।